हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो, आपके कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी डेवलप हो सके और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दे सकें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसकी हमारी जो NCERT की किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडिविजुअल गेम्स, इसमें जो हमारा एक इंडिविजुअल गेम है स्विमिंग, उसके NCERT सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक के ऊपर जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं और इसका जो 1 शॉट रिविजन वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो स्विमिंग की जो हिस्ट्री है, स्विमिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके जो डूज़ हैं, जो डोंट्स हैं, जो अलग अलग तरीके हैं तैराकी के, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। आज का जो सेशन रहेगा अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं NCERT वगैरह में, उनको कैसे करना है, किस तरीके से उसमें हम अपना नॉलेज प्रेजेंट करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है हमारे क्वेश्चंस की जो हम या फिर जो NCERT में हमसे पूछे गए हैं इस टॉपिक में, वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हमको पहले जो है सॉल्व करना है या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जवाब देना है। सबसे पहली चीज़, सवालों का जवाब देने के पहले क्वेश्चन आंसर्स जहाँ जहाँ पर हमको लिखने हैं, ये बात मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ, मगर वो बच्चे जो डायरेक्टली ये सेशन पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में, वो यह है कि हम लोग हेडिंग एंड पॉइंट्स में आंसर्स को जो है लिखने वाले हैं। हम लोग जहाँ तक हो सकेगा हेडिंग्स में लिखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पॉइंट्स में जो है जवाबों को लिखेंगे। हम पैराग्राफ्स वगैरह अवॉइड करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है जी। हम पैराग्राफ्स में जहाँ तक हो सकेगा अवॉइड करेंगे, क्वेश्चंस के जवाब पैराग्राफ्स में ना देकर हम लोग हेडिंग्स और पॉइंट्स की मदद से देंगे और जहाँ जहाँ पर हो सकेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। इसकी वजह क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, हेडिंग्स और पॉइंट्स में अपने सवालों का जवाब देंगे, जहाँ तक हो सकेगा पैराग्राफ को अवॉइड करेंगे। अब इसकी जो वजह है वो क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जनरली एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ वगैरह आपकी चेक करनी होती हैं। जो भी आपका इवेल्युएटर होता है वो काफ़ी सारी कॉपीज़ वगैरह चेक करता है। अब वो जल्दी कॉपीज़ चेक कर रहा है एंड अब लेट से आपने जो क्वेश्चंस वगैरह के आंसर दिए हैं वो पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं। पैराग्राफ्स को पढ़ने में और अगर आपको पूरा कंटेक्स्ट समझना है तो फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। जनरली इतना टाइम होता नहीं है, एक इवेल्युएटर कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी जो है चेक करके आगे बढ़े। अब सपोज़ कर लीजिए कि आपने जवाब तो बड़ा अच्छा बनाकर तैयार किया है, पैराग्राफ में बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मगर क्योंकि उसने पूरा पढ़ा नहीं या वो पूरा पढ़ नहीं पाया तो वो कंटेक्स्ट नहीं समझ पाएगा पूरी तरीके से। अब पूरी तरीके से कंटेक्स्ट नहीं समझ पाएगा तो हो सकता है अगर 5 में से 4, 4.5 मार्क्स मिलने चाहिए थे आपको तो शायद 3 नंबर दे के आगे बढ़ जाए, तो नुकसान आप ही का हो जाना है। इसलिए जहाँ तक हो सके अगर हम लोग हेडिंग एंड पॉइंट्स में खेलते हैं, एक सरसरी निगाह भी आप मारोगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर अगर एक जो हाईलाइट किए हुए हैं उस पर एक नज़र भी पड़ जाएगी, तो सामने वाले का इतना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स कॉपियाँ चेक करते हैं, वो सामने वाला जो है इतना एक्सपीरियंस्ड होता है कि वो समझ जाता है क्वेश्चन को देखकर ही कि भाई क्वालिटी है इसमें या नहीं है। वो आंसर जो है उसको देखकर समझ जाएगा कि उसमें क्वालिटी है या नहीं है और उसके बेसिस पे फिर वो आपको अच्छे मार्क्स वगैरह अवॉर्ड कर देगा। इसलिए और इसके अलावा ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है, इसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, फैक्ट्स वगैरह को और आपका जो भी डेटा वगैरह है और जो भी आपका नॉलेज है उसका सही तरीके से प्रेजेंटेशन इसमें किया जा सकता है। इसलिए ये मेथड हम लोगों ने फॉलो करना है जहाँ तक हो सके। अब अगर कहीं पर ऐसे लिखने के लिए बोल दिया है या फिर कहीं पर अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया है, वहाँ पैराग्राफ लिखना पड़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर जहाँ तक हो सकेगा हम लोग हेडिंग एंड पॉइंट्स में डील करेंगे। चलें अब देखते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की है और उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग।
वर्ल्ड हिस्ट्री क्या रही है स्विमिंग की आप पहले तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री जो है स्विमिंग की आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेसिकली इस सवाल के दो हिस्से हैं, आपको दो इतिहास या फिर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में दो तरीके की हिस्ट्रीज को डील करना है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर स्विमिंग का क्या इतिहास रहा है, और एक इंडियन हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि इंडिया के लेवल पर, इंडिया के रिस्पेक्ट में स्विमिंग जो एज अ स्पोर्ट्स हमको आज देख रहे हैं, इसमें क्या हिस्ट्री वगैरह रही है, इसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड का पूछा है तो आप एक हेडिंग बनाइए वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग के नाम से, द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इज एज फॉलोज, या इस तरीके से आप एक हेडिंग बनाइए। इसमें फिर आप लिखना शुरू करिए कि भैया ये जो खेल के रूप में या फिर एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में स्विमिंग इमर्ज करना शुरू करी है, वो 1800s के आसपास करना शुरू करी थी, अर्ली 1800s के आसपास करना शुरू करी थी। और कहाँ पर करी थी? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में 1800s के आसपास स्विमिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर इमर्ज करना शुरू हुई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, स्विमिंग के लिए आपको पूल वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला आपका इंडोर स्विमिंग पूल है जहां पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था, वो सेंट जॉर्ज बाथ में जो है, सेंट जॉर्ज बाथ के नाम से ओपन किया गया था पब्लिक यूज के लिए 1928 में। इसके बाद में जो पहली नेशनल गवर्निंग बॉडी स्विमिंग वगैरह को एक स्पोर्ट्स के तौर पर गवर्न करने के लिए बनाई गई यहाँ पे, वो 1880 के आसपास बनाई गई, और उसका नाम था एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। अब ओलंपिक गेम्स वगैरह जो 1896 में एथेंस में करवाए गए थे, इसमें भी स्विमिंग को जो है आपका जो स्विमिंग को शामिल किया गया था एक इवेंट के तौर पर। हालांकि इस वक्त में ये इवेंट जो था वो एक मेल ओनली कंपटीशन हुआ करता था। इसमें कुल मिलाकर 6 इवेंट प्लान किए गए थे कंपटीशन वगैरह में, हालांकि उसमें से सिर्फ 4 ही इवेंट्स वगैरह जो हैं वो करवाए जा सके। जो कौन कौन से थे? पहला आपका 100 मीटर का था, फिर 500 मीटर का था, फिर 1200 मीटर फ्री स्टाइल था, और उसके बाद में 100 मीटर था सेलर्स के लिए। पहला जो गोल्ड मेडल था यहाँ पे अल्फ्रेड हेजॉस नाम के एक व्यक्ति ने जीता था, जो हंगरी से बिलोंग करता था, और ये किसमें जीता था? 100 मीटर फ्री स्टाइल में। चले आगे बढ़ते हैं। 1908 में जो है आपका वर्ल्ड स्विमिंग बॉडी फेडरेशन बनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में फीना के नाम से जानते हैं। इसका फ्रेंच में नाम था फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। इसको आपका 1908 में बनाया गया, और इसके बाद से इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि पूरी दुनिया में भाई जो है वर्ल्ड लेवल पर आप स्विमिंग वगैरह का जो भी मैनेज वगैरह करना है वो आप करोगे, इसका प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आगे बढ़े तो 1912 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था स्टॉकहोम में, यहाँ पर आपका यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनको भी आपने परमिशन दी, उनको भी जो है आपने अलाउ किया कि आप भी जो है कम्पीट कर सकती हैं। स्विमिंग वगैरह के इवेंट अब फीमेल कैटेगरी में भी करवाए जाएंगे। और उसी साल फिर 1912 में जो है हैरी हेबनर नाम का बंदा था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने 100 मीटर में बैक स्ट्रोक में गोल्ड जीता। इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर जो है स्विमिंग का एक अच्छा खासा इतिहास जो है आपने विस्तृत तौर पर वर्णित कर दिया है, आपने समझा दिया है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें जो है मेन जो सेलिएंट फीचर्स थे स्विमिंग के, एक हिस्ट्री के रूप में अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स की एवेल्यूएशन की हिस्ट्री के रूप में बात की जाए तो क्या पॉइंट्स है। इसका पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें अब आप हेडिंग बनाइए हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इन इंडिया। स्विमिंग इन इंडिया के नाम से हिस्ट्री आप ये जो हेडिंग बनाइए हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इन इंडिया, उसमें लिखना शुरू करें कि इन द ईयर 1948 स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, यानी कि आज़ादी के जस्ट अगले साल जो है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद से हिंदुस्तान में स्विमिंग या फिर एक्वाटिक स्पोर्ट्स वगैरह का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जो भी प्रचार प्रसार या प्रमोशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर आ गई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में SFI भी बोलते हैं या फिर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने बाकायदा फीना के साथ में, जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसके साथ में अपना एफिलिएशन ले रखा है। ये अगला पॉइंट आप बना दीजिए। एंड इंडिया भी जो है बड़ा एक्टिवली आपका फीना वगैरह के जो आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, अपने एथलीट्स वगैरह को भेजता है। अब जो कुछ नोटेबल इंडियन स्विमर्स वगैरह इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जो इंडिया का इतिहास रहा है स्विमिंग वगैरह में स्पोर्ट्स के तौर पर, उसमें जो नोटेबल आपके स्विमर्स वगैरह निकल कर आते हैं, सबसे पहले सचिन नाग, उसके बाद सूफियान शेख, फिर काजन सिंह, निशा मिलेद, शिखा टंडन एंड संदीप सेजवाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो स्विमिंग में हमारे यहाँ से निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका जवाब बनकर तैयार होता है। अच्छा जवाब बनेगा मोर और लेस। हमने यहाँ पर अब देखिए हेडिंग्स में खेले हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट्स में खेले हैं, तो इस तरीके से जो आप ये जवाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट करने की बात आए, जैसे यहाँ पे सेंट जॉर्ज बाथ जो है इसको हाईलाइट कर दीजिए। आपका फर्स्ट इंडोर स्विमिंग पूल जो है इस पूरे को ही जो है आप हाईलाइट कर दीजिए सेंट जॉर्ज बाथ, और 1828 पर जो है आप हाईलाइट कर दीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो फिर आप इस पर हाईलाइट कर दीजिए कि 4 इवेंट्स वगैरह जो हैं वो कंटेस्ट करवाए गए थे और 6 वाले जो हैं वो प्लान किए गए थे, इसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद ये आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये मेल ओनली कंपटीशन था 1896 इन एथेंस में। सामने वाले की अगर इस पर नजर गई तो वो समझ जाएगा कि आपने जो है अच्छे से पढ़ाई करी, आपको फैक्ट्स वगैरह जो है पता है। इस तरीके से जो है आप आगे बढ़िए। उसके बाद में फिर वुमेन्स वेर फर्स्ट अलाउड, और उसके बाद में 1912 समर ओलंपिक्स, इसमें जो है आप हाईलाइट कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप खेलेंगे, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक अच्छा जवाब हेडिंग एंड पॉइंट्स के साथ में बनकर तैयार हो गया, और इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह भी जो है स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है राइट अबाउट द मोस्ट रिनोन्ड स्विमर्स ऑफ इंडिया। भारत के जो सबसे जाने माने स्विमर्स वगैरह हैं भैया, उनके बारे में आप थोड़ा सा लिखिए। तो हेडिंग बनाइए द मोस्ट रिनोन्ड स्विमर्स इन इंडिया के नाम से, और उसके बाद में जितनों के बारे में आप जानते हैं उनके बारे में आप लिखिए। अपने को करना क्या है, जैसे जो जो स्विमर है उसका नाम की हेडिंग बनाना है, और उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स में अपनी बातें लिखनी है। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है उनके बारे में तो उसको हाईलाइट कर देना है। जैसे सबसे पहला जो नाम है वो है सचिन नाग साहब का। इन्होंने कंपीट किया था मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल एट 1948 समर ओलंपिक्स एंड इन 1952 समर ओलंपिक्स। मतलब हम लोग स्विमिंग में काफी पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप जो है सचिन नाग साहब के बाद यहाँ पे 1948 और 1952 समर ओलंपिक्स वगैरह को हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड जो है आपके सूफियान शेख, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट स्विमर टू स्विम इंग्लिश चैनल एंड ओनली पर्सन टू स्विम 10 सीज। अब ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनकर तैयार हो गए कि जो सूफियान शेख करके अपने स्विमर है, काफी यंगेस्ट स्विमर है। एक तो वन ऑफ द यंगेस्ट स्विमर है, प्लस जिन्होंने आपका इंग्लिश चैनल वगैरह जो है वो तैर के पार किए। दूसरा अकेले ऐसे स्विमर है जिन्होंने 10 जो आपकी सीज या नदियां हैं वहां पे स्विम किया है। तो 2 पॉइंट्स आप कर दीजिए हाईलाइट। यहाँ पे यंगेस्ट स्विमर जो है इसको हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे 10 सीज जो है इनको आप हाईलाइट कर दीजिए। इंग्लिश चैनल को चाहे तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। इस तरीके से 2 पॉइंट्स वगैरह यहाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। थर्ड आपके जो आते हैं, काजन सिंह रिमेन नेशनल स्विमिंग चैंपियन एंड वन सिल्वर मेडल एट एशियन गेम्स इन 1986। तो यहाँ पे रिमेन नेशनल स्विमिंग चैंपियन जो है इसको हाईलाइट आप कर सकते हैं। इसके बाद निशा मिलेद आती हैं। शी वाज ओनली वुमेन इन 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स ओलंपिक्स वुमेन टीम। शी इज एन अर्जुना अवार्ड विनर। तो सिडनी ओलंपिक्स में जो है अकेली महिला थी जिन्होंने जो है जिन्होंने हमको रिप्रेजेंट किया था स्विमिंग वगैरह में। इसके बाद में अगले जो आते हैं वो अगली आती हैं शिखा टंडन। शी हैज वन 146 नेशनल मेडल्स, 36 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स। तो ये पूरा का पूरा जो है आप हाईलाइट कर दीजिए, 146 नेशनल मेडल्स, 36 इंटरनेशनल और ये 5 गोल्ड्स। अगले आते हैं संजीव सेजवाल साहब। तो इन्होंने जो है 2008 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और 2014 के एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके से जो जो हमारे इंपॉर्टेंट रिनोन्ड स्विमर्स वगैरह हैं उनके बारे में आप हेडिंग बनाइए, और एक एक दो दो तीन तीन लाइन जो भी आपको पता है, जितना भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की याद रहते हैं, रिकॉल आप कर पाते हैं, वो उतार दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपको मिलते हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, और इस तरीके से एक अच्छा जवाब जो है यहाँ पे बनकर अपना तैयार हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द टीचिंग स्टेजेस ऑफ फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक। जो फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक है इसकी अलग अलग जो आपकी टीचिंग स्टेजेस हैं वो अपने को बतानी है। कि जब हम लोग किसी को फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक बताते हैं, यानी कि अपने सीने के बल जब आप पानी पर हो और उसके बाद आप दोनों हाथ चलाते हुए जो तैरते हो, उसको फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक कहा जाता है। आखिर इसको किस तरह से सिखाया जाता है, या फिर इसको सिंपली ये बात है कि जब कोई व्यक्ति फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक कर रहा होता है तो उसकी जो वेरियस स्टेजेस वगैरह हैं वो हमको समझानी है। अब फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक आप समझा तो खैर दोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरी आपको सलाह रहेगी अगर हो सके तो एक डायग्राम भी आप जो है साथ में फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक की 1-2 पोजीशंस का बना सकें तो ठीक रहेगा। जैसे स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन अभी जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसको बनाना बड़ा आसान है अगर आप लाइन डायग्राम बना के भी बताना चाहते हो। अगर कोई बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाने में अच्छा नहीं भी है तो भी जो है लाइन डायग्राम आप ठीक ठाक बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से एक दो स्टेप्स वगैरह का अगर आप और डायग्राम वगैरह बना सकते हो, 1-2 स्टेप्स को अगर आप इस तरह से स्केच करके अगर दिखा सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन कंपैरिजन की आप पूरा प्रोसेस समझा दो मगर उसमें कोई भी डायग्राम वगैरह ना बनाओ। तो एक तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, जहां तक हो सके अपने को डायग्राम वगैरह जो है यहाँ पे बनाना है। अभी मैं ये नहीं कहता कि आप सारी की सारी स्टेजेस वगैरह का बना के बताओ, मगर 1, 2 या मैक्स टू मैक्स आपका 3 जो है पोजीशंस या फिर जो स्टेप्स हैं या फिर जो स्टेजेस हैं
उनके अगर आप डायग्राम बना देते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो कुछ फिर एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह खींचने में आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अब बॉडी पोजीशन की बात कर लेते हैं। आप हमसे पूछा गया एक्सप्लेन द टीचिंग स्टेजेस ऑफ फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक। आपको फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक जो है उसकी टीचिंग स्टेजेस बतानी है, तो आप इस तरह से जवाब तैयार करेंगे, द टीचिंग स्टेजेस ऑफ द फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक आर एज फॉलोज, और उसके बाद एक एक जो है स्टेज वगैरह जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे वो आप लिखते चलेंगे। कि पहले भैया बॉडी पोजीशन की बात कर लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन में स्विमर जो है अपने स्टमक पे या फिर अपने सीने के बल जो है पानी के ऊपर लेटता है या फिर पानी के ऊपर होता है, और उसके आर्म्स वगैरह एकदम स्ट्रेच्ड होते हैं और उसके दोनों साइड जो ईयर्स होते हैं उनके साइड से निकलकर पैरेलल जाते हैं। दोनों जो लेग्स होते हैं वो भी एकदम पैरेलल होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, और टोज वगैरह एकदम पॉइंटेड होते हैं। तो ये जो पोजीशन हो जाती है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन। खास तौर पे आप ये पोजीशन जो है ड्रॉ करके बता सकते हैं कि एक ये बंदा है, लाइन डायग्राम बना के बता रहा हूं मैं आपको, उसके दोनों ये पैर हैं इस तरह से जो है वो एकदम आपका वाटर के ऊपर फ्लैट लाई कर रहा है इस तरीके, ये जो है आपका स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन कहलाती है। उसके बाद में आर्म एक्शन की बात कर लेते हैं कि जो आर्म्स हैं, दोनों हाथ जो हैं वो अल्टरनेटिवली पानी को काटते हैं, उन अल्टरनेटिवली बैक टू फ्रंट टू बैक जो है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ में उनको चलाया जाता है। जब एक आर्म आपका पानी को कट कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, तब दूसरा वाला आर्म जो है वो रिकवर करता है और आर्म स्ट्रोक्स वगैरह की मदद से आपको फॉरवर्ड प्रोपल्शन मिलता है, यानी कि अब आगे की तरफ में जो है बढ़ते चले जाते हैं। ये आप लिख दीजिए। इसके बाद में लेग एक्शंस वगैरह जो हैं अल्टरनेटिवली आपके पैर जो हैं इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको फ्लटर क्लिक कहा जाता है। इससे कोई आगे की तरफ में फॉरवर्ड प्रोपल्शन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत आपका फॉरवर्ड प्रोपल्शन आपको देखने को मिलता है, मगर ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि इसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल पोस्चर अपना बना के रख सकते हो। नहीं तो जब आप इस तरीके से हाथ चला रहे हो तो आप किसी भी तरफ जो है घूम सकते हो, मगर आप क्योंकि पीछे की तरफ में फ्लटर किक कर रहे हो, आपके पैर इस तरह से लगातार चल रहे हैं, तो उसके चलते जब आप इस तरह से हाथ चलाते हो तब भी आपकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है पानी के ऊपर वो बनी रहती है। तो ये आप जो है लिख के बता सकते हैं। अगला जो है इसमें आ जाता है फिर लैटरल ब्रीथिंग, कि आपने जो सांस लेनी है, आपकी जो श्वास अंदर आनी है, वो साइड ब्रीथिंग जो है वो फॉरवर्ड वो आप एक तो आपको जो सांस लेनी है वो साइड ब्रीथिंग है, यानी कि आप अपना मुंह या तो इस तरफ करके सांस ले रहे हैं या फिर इस तरफ करके सांस ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस तरफ हाथ चला रहे हैं तो इस तरफ मुंह करके सांस लेंगे, और इस तरफ हाथ चला रहे हैं तो इस तरफ मुंह करके सांस लेंगे। एक तो ये बात हो गई। और यहां पर क्योंकि कई बार आपका जो पानी वगैरह है नाक में जा रहा होता है, या फिर जिस तरीके से आपका चेहरा पानी वाटर के साथ कांटेक्ट में है, तो थोड़ा सा नाक से ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है, इसलिए यहां पर ब्रीथिंग जनरली जो है मुंह से की जाती है। अब यहां पर ये पॉइंट हाईलाइट करना जरूरी है कि ब्रीथिंग इज टेकन, ब्रेथ इज टेकन थ्रू माउथ या फिर ब्रीथिंग इज डन थ्रू माउथ। इस तरह से जो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर देंगे, सामने वाले की इस पर नजर जाएगी तो वो समझ जाएगा कि नहीं इसको पता है, इसके पास में नॉलेज है इस पर्टिकुलर चीज का। इस तरह से जो है एक अच्छा जवाब आपका बनकर तैयार हो जाता है। दो तीन बातें इसमें हाईलाइट करने की हैं। स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन को आपका हाईलाइट कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद में स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन को आपने हाईलाइट कर देना है। आर्म्स आर पुल्ड अल्टरनेटिवली, इतना जो है आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में ये जो आपका फ्लटर किक जो है इस पर्टिकुलर टर्म को आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में जो ब्रेथ इज टेकन थ्रू माउथ, इसको आपने जो है और साइड ब्रीथिंग जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को हाईलाइट कर देते हो, अगर पूरा वो जवाब ना भी पड़े तो भी वो आपका सवाल जो भी वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे जब उसका ध्यान जाएगा वो समझ जाएगा, इसके पास नॉलेज है, प्लस एक ठीक ठाक आप डायग्राम बना दीजिए डिसेंट सा, मोर देन एनफ है, हो जाएगा काम, इससे ज्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक्सप्लेन द टीचिंग स्टेजेस ऑफ बैक क्रॉल स्ट्रोक। तो अभी तक हमको फॉरवर्ड क्रॉल बताना था, अब हमको बैक क्रॉल बताना है, यानी कि आप पीठ के बल लेटे हुए हैं पानी पर, उसके बाद आप जिस तरह से वो जिस तरीके से आप स्विम करते हैं उसके बारे में अब हमको बात करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है। देखते हैं सर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कि हम लोग इसकी वेरियस स्टेजेस वगैरह को जो है एक्सप्लेन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होंगे उनको हाईलाइट कर देंगे। एंड तीसरी चीज़, अगर कहीं पर हो सके अगर हम लोग डायग्राम वगैरह बना सकें तो वेल एंड गुड रहेगा। डायग्राम्स वगैरह की मदद से अगर हम लोग एक्सप्लेन कर सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टीचिंग स्टेजेस ऑफ बैक क्रॉल स्ट्रोक के नाम से हेडिंग बनाइए, उसमें जो पहला जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है वो है बॉडी पोजीशन। जो बेसिक बॉडी पोजीशन होती है आपका बैक क्रॉल स्ट्रोक सिखाने के लिए, वो कहलाती है स्ट्रीमलाइन सुपाइन पोजीशन। इसके पहले क्या थी? स्ट्रीमलाइन प्रोन पोजीशन थी, यहां पर क्या हो गई? स्ट्रीमलाइन सुपाइन पोजीशन। अगर हो सके तो
इसका अपने को जो है डायग्राम वगैरह बना के बता देना है। इसमें क्या होता है, स्विमर वगैरह अपनी पीठ के बल जो है पानी के ऊपर लाई करता है, हाथ अभी भी उसके एकदम स्ट्रेच्ड होते हैं और कानों के दोनों तरफ से निकलकर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और पैर भी जो है आगे की तरफ एकदम स्ट्रेट होते हैं। मगर बस इतना है कि अब ये वाला हिस्सा जो आगे का पोस्चर था पहले ये पानी के साथ टच में था, अब जो पीछे वाला पोस्चर है वो पानी के साथ में टच में आ जाएगा। आपका जो फेस है वो पानी के बाहर है और दोनों आपके हाथ और पैर वगैरह जो है एक्सटेंडेड है। तो ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया बॉडी पोजीशन का। आर्म एक्शन फिर आपने बताया कि आर्म्स वगैरह आप यहां पर भी उसी तरह से चलेंगी, अल्टरनेटिवली जो है अपने को हाथों को चलाना है। और यहां पर बस पहले क्या हो रहा था, अप टू डाउन जा रहा था या फिर आपका ऊपर से नीचे की तरफ में पानी काट रहे थे, अब बैक टू फ्रंट जो है आपको चलानी है। पानी के अंदर से आपने जो है हाथ को निकाल कर लाना है, इनसाइड द वाटर बैक टू फ्रंट आप जो है आपने आर्म्स वगैरह को जो है चलाने वाले हैं, ठीक है जी। और यहां पे भी वही कहानी है कि जब आपका एक आर्म जो है वो पुल या पुश कर रहा होगा तब दूसरा आर्म आपका रिकवर करता है और ये जो आर्म स्ट्रोक्स वगैरह हैं इसकी मदद से आपको फॉरवर्ड प्रोपल्शन वगैरह मिलता चला जाता है। अब ये आर्म एक्शन को भी वैसे तो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मगर हमको सिर्फ उन पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। पहला आपका एंट्री कहलाता है, दूसरा कैच कहलाता है, पुल पुश रिलीज एंड रिकवरी। ये खास तौर पे ये लाइन जो है आपने अंडरलाइन करनी है, एंट्री कैच पुल पुश रिलीज एंड रिकवरी, इतना जो है आपने जरूर से जो है आपने अंडरलाइन कर देना है, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। ये आर्म एक्शन हो गया। इसके बाद में तीसरा आता है आपका लेग एक्शन, कि इसमें आपके पैर जो है अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करते हैं और ये सारा का सारा मूवमेंट आपका हिप जॉइंट जो है वहां से निकल कर आता है। यहां पे भी वही कहानी है कि जब आपका एक लेग जो है वो अल्टरनेटिवली नीचे की तरफ में हिट कर रहा होता है तो दूसरा वाला ऊपर जा रहा होता है, दूसरा नीचे आ रहा होता है, ये पहला जो ऊपर जा रहा होता है। मोर और लेस जो चीज आप वहां पे पानी की में इस तरह से कर रहे थे, अब ये चीज आप पानी में इस तरह से कर रहे हो, एक्शन या मूवमेंट वगैरह जो है वो वही है। इससे यहां पे भी वही कहानी है, बहुत ज्यादा आपको जो है फॉरवर्ड थ्रस्ट देखने को नहीं मिलता, मगर ये पर्टिकुलर चीज आपका फिर हॉरिजॉन्टल पोस्चर वगैरह जो है उसको मेंटेन करती है। अगली चीज आती है लैटरल ब्रीथिंग। तो बैक स्ट्रोक वगैरह में ब्रीथिंग तो खैर आसान हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ में है, हवा के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आप नाक से भी श्वास ले सकते हैं और मुंह से भी श्वास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माउथ और नोज दोनों का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और एक आर्म साइकिल में, यानी कि एक पूरा हाथ जो है नीचे से ऊपर की तरफ में इस तरह से घूम के वापस पानी के अंदर जाने तक जो प्रोसेस होती है, इसमें आप एक बार जो है ब्रेथ कर सकते हो, यानी कि एक बार श्वास लेकर छोड़ने की प्रक्रिया आप कर सकते हो। तो दूसरे वाले हाथ को जब चलाओगे तो उसमें फिर एक बार और हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लैटरल ब्रीथिंग वगैरह जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। इस तरह से ये जो जवाब है आपका बनकर तैयार होता है। अब इसमें भी देखने वाली बात ये, जहां जहां आप डायग्राम बना सकें वो बेटर है और जहां जहां आप हाईलाइट कर सकें वो बेटर है। जैसे कि आपका स्ट्रीमलाइन सपाइन पोजीशन जो है इसको आपने जो है हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है। इसके बाद में फिर आप जो आर्म्स का एक्शन वगैरह है, इसमें ये जो इसके अलग अलग स्टेजेस वगैरह हैं इसको आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लेग एक्शन, इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि लेग एक्शन आपका हिप जॉइंट से निकल कर आ रहा है, इसको आपने हाईलाइट वगैरह कर देना है। एंड इसके बाद में लैटरल ब्रीथिंग की बात आती है, तो ये तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो ना करें। ये फैक्ट वगैरह आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं कि स्विमर जो है एक आपका जो आर्म साइकिल है उसमें ब्रीथ वगैरह आपकी पूरी कर तैयार करता है। इस तरह से जो है ये जवाब बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। चलें, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपने खत्म होते हैं, अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह जो है वो उनको देखेंगे। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो है, व्हेन वाज द फर्स्ट स्विमिंग एसोसिएशन फॉर्म्ड? आपका जो पहला स्विमिंग एसोसिएशन है इसको कब बनाया गया था? तो इसका जो जवाब है 1880 में इसको बनाया गया था। और साथ में एक पॉइंट और लिख दीजिए कि वो जो स्विमिंग एसोसिएशन था उसका नाम था एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन। 1880 में इसको बनाकर तैयार किया गया था और इसका नाम क्या था? एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन। इतना लिख दीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, डिस्कस अबाउट SFI विथ इन 50 वर्ड्स। SFI का फुल फॉर्म क्या है? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को आपको समझाना हो तो फिर आपको यहाँ पर स्विमिंग की हिस्ट्री के बारे में लिखना पड़ेगा। तो या तो आप हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग या फिर हिस्ट्री ऑफ SFI इन इंडिया लिख सकते हैं, या फिर रोल ऑफ SFI लिख सकते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग बनाइए और उसमें फिर लिख दीजिए कि 1948 में जो है आपने स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उसके बाद से ये बॉडी वगैरह जो है, ये बॉडी जो है आपके देश में प्रमोशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्वाटिक स्पोर्ट्स का, उसकी देखरेख
अंडरटेक कर रही है और इसका जो एफिलिएशन है वो फीना के साथ में है, जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की। इससे ज्यादा इसमें लिखने की और कोई जरूरत नहीं है। एक आध आप और करना चाहें तो ये करवा सकते हैं कि एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इवेंट्स वगैरह करवाती है, इसमें स्विमिंग का नेशनल लेवल पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है उसका नाम लिख दीजिए कि ये इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और काफी ज्यादा आपके जो स्विमर्स वगैरह उनको सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है एसएफआई के द्वारा। इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा जवाब 50 वर्ड्स के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट लिखी हुई है, लगी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। अब एक जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है उसके डायमेंशंस को आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने टेबल डिस्कस किया था जिसमें स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल जो आपका इंटरनेशनल लेवल के या ओलंपिक के मुकाबलों के अनुसार की जो स्टैंडर्ड्स का जो आपका स्विमिंग पूल होता है उसके डायमेंशंस और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया था। बस वही चीज यहाँ पे उतार देनी है कि एक तरफ आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए और दूसरी तरफ आप स्पेसिफाइड वैल्यू उसके नाम से आप चार्ट बनाइए, डायमेंशंस ऑफ द स्विमिंग पूल आपकी हेडिंग होनी चाहिए और उतार दीजिए। लेंथ इसकी 50 मीटर रखी जाती है, विड्थ इसकी 25 मीटर होती है, डेप्थ इसकी जो है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में होती है, यानी 6 फीट 7 इंच से लेकर 9 फीट 10 इंच तक जो है गहराई इसमें आपको देखने को मिलती है। ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। नंबर ऑफ लेन्स जो इसमें बनाकर तैयार की जाती है, यानी कि आपने स्विमिंग पूल जो है इसमें रस्सियां वगैरह बांध के एक एक जो लेन तैयार करी है जिसमें आपका एक स्विमर आपका तैरता है, ये जो लेन्स होती हैं ये 10 के, इनका जो नंबर होता है वो 10 होता है और उनकी विड्थ होती है 2.5 मीटर के आसपास, 2.5 मीटर ये चौड़ी होती है। और वाटर का जो टेम्परेचर इसमें रखा जाता है वो 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इसमें पानी का टेम्परेचर आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री स्टाइल एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। आपका जो फ्री स्टाइल स्विमिंग का तरीका होता है या फ्री स्टाइल की जो तैराकी होती है और जो ब्रेस्ट स्ट्रोक का आपका तरीका होता है तैरने का, इन दोनों में क्या फर्क है? तो बेसिक जो डिफरेंस आपका फ्री स्टाइल में और आपका जो ब्रेस्ट स्ट्रोक में आ जाता है वो है अलग अलग तरीके के मोशंस का जो है आप इसमें इस्तेमाल करते हैं अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करने के लिए। फ्री स्टाइल में अलग तरीके का मोशन होता है और ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है उसमें अलग तरीके का मोशन होता है। अब क्या डिफरेंस है दोनों के मोशन में वो आप जो है मुझे बताइए, और आप चाहें तो उस पॉइंट को भी जो है ऐड कर सकते हैं कि भैया फ्री स्टाइल में फलाने तरीके का मोशन किया जाता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है फलाने तरीके का मोशन किया जाता है। फॉरवर्ड प्रोपल्शन दोनों में आता है, मगर एक में जो है आप सिर्फ अपसाइड डाउन आप हाथों को जो है चलाते हैं, दूसरे में आप ऊपर की तरफ जब आपका जो पानी के ऊपर जब हाथ है तब अलग तरह से चलता है और पानी के अंदर जो है अलग तरह से चलता है। प्लस आपका पूरा जो चेस्ट और आपका जो बॉडी वगैरह का मूवमेंट है खास तरीके से उसमें करवाया जाता है। ये एक दो पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं तो ये कि जवाब ठीक ठाक आपका बनकर तैयार हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला हमसे पूछा गया है डैश डिग्री सेंटीग्रेड टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर वाटर इन स्विमिंग पूल्स। इतने से इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर है पानी का स्विमिंग पूल्स में, यानी कि स्विमिंग पूल में पानी जो है इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में जनरली रहना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपका ओलंपिक्स में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्विमिंग का भी कॉम्पिटिशन करवाया जा रहा है। 25 से 28 इसका जवाब है। जब हम आपको डायमेंशंस बता रहा था तो उसमें भी जो है इसका जिक्र किया गया है, एनसीईआरटी में जो है इसका जिक्र वाटर टेम्परेचर का आपके स्विमिंग पूल के डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इसका जिक्र आता है। 25 से लेकर 28 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो 77 से लेकर 82, 77 से लेकर 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है टेम्परेचर रहता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर रखा जाता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओलंपिक्स वगैरह करवाए जाते हैं या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस वगैरह करवाए जाते हैं तब इतना टेम्परेचर वगैरह पानी का आपका रहना चाहिए। तो पहले वाले सवाल का जवाब हो गया 25 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, इन अ स्टैंडर्ड पूल देयर आर डैश लेन्स। तो एक आपका जो स्टैंडर्ड पूल होता है अभी डिस्कस किया, इसमें 10 लेन्स होती हैं। लेन्स का मतलब क्या है? पूल है, पूल में रस्सियां बांध के आपने लेन्स तैयार कर दिए। अब आपका एक स्विमर जो है इस एक लेन उसको बता दी कि भाई इसमें तैरना है तो इसमें वो अपना रेस करेगा, एक जो है इसमें तैरना है तो उसमें करेगा, एक जो है इसमें करना है तो उसमें करेगा, तो वो अपनी लेन्स में जो है तैरते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर एक स्टैंडर्ड पूल में 10 लेन्स वगैरह बनाई जाती हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सारी की सारी बातचीत अपनी हो रही है। ये भी अपन लोगों ने जब स्पेसिफिकेशंस पढ़े थे तो उसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ लेन्स जो होती हैं वो 10 होती हैं। एनसीईआरटी में जो इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताए गए उसमें इस चीज़ को इसका जिक्र किया गया है। तीसरा, ग्रैब इज अ टाइप ऑफ डैश इन द स्विमिंग। तो ग्रैब क्या है? बेसिकली स्टार्ट है, शुरू करने का एक तरीका है। ग्रैब एक स्टार्ट है, तो ग्रैब एक स्टार्ट है, शुरू करने का एक तरीका है। ग्रैब इज अ टाइप ऑफ स्टार्ट इन स्विमिंग, ठीक है जी। ग्रैब एक तरीके का स्टार्ट होता है।
तो याद रखना है इस बात को। अगला, जेलीफिश इज अ टाइप ऑफ डैश इन स्विमिंग। तो जेलीफिश जो है बेसिकली एक तरीके की फ्लोटिंग टेक्निक है, एक तरीके का फ्लोट है। इसको भी ध्यान रखना है कि जेलीफिश जो है इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्लोट, एक तरीके की फ्लोटिंग टेक्निक है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो गया वो हो गया फ्लोट। अगला, अब अपने को ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बातचीत करनी है। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिले वी कैन चेंज द स्विमर ऑफ अ टीम। रिले के वक्त में अपन लोग आपका जो स्विमर होता है टीम का वो चेंज कर सकते हैं। एक रिले में मैक्स टू मैक्स आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। कौन से खिलाड़ी हैं और क्या सीक्वेंस में वो तैरने वाले हैं, यानी कि लेट से आपके जो 4 खिलाड़ी हैं और 400 मीटर की आपकी स्विमिंग करनी है। तो यहां से लेट से आपकी स्विमिंग शुरू हो रही है, यहां से आपका खिलाड़ी नंबर 1 गया, यहां तक उसने जो है आपका स्विमिंग करके पूरी कर दी। जैसे ही वो यहां पहुंचा तो खिलाड़ी नंबर 2 ने जो है यहां से यहां स्विमिंग कर दी, वो यहां पहुंचा तो तीसरे वाले ने कर दी और फिर चौथे वाले ने कर दी। अब कौन सा कहां से कहां तक स्विम करने वाला है और कौन से नंबर पे स्विम करने वाला है, ये चीज आप पहले से जो है स्पेसिफाई करके सारा स्पेसिफिकेशन आप दे देते हो मैच रेफरी को या जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी होती है, और आपको उसी सीक्वेंस में फिर जो है प्लेयर्स वगैरह को उतारना पड़ता है। एक बार जब वो दे दिया तो उसके बाद फिर उसमें चेंजेस वगैरह नहीं होते, एक्सेप्ट अदरवाइज की कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर ऐसे आप नॉर्मली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रिले के वक्त में अगर आप ये बोलो कि स्विमर जो है टीम के आप अपनी मनमर्जी से बदल दोगे तो वो गलत है। तो ये जो चीज है वो फॉल्स है, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैच के पहले जो करना चाहो करो, नहीं तो नहीं आप कर सकते। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। रिले के वक्त में ये नहीं हो सकता, रिले में आप अपना सीक्वेंस वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ये जो आपका बनाया हुआ सीक्वेंस है प्री डिफाइंड, उसी पे आपको चलना पड़ेगा। एक इमरजेंसी आ जाए दैट्स अ डिफरेंट एक्सेप्शन, बट उसे हम काउंट नहीं कर रहे। जनरल सर्कमस्टांसेस में ये चीज सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही जवाब है फॉल्स। अगला, ड्यूरिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक इफ द स्विमर इज टायर्ड ही शी कैन यूज फ्री स्टाइल स्विमिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक अगर आप थक गए हो तो फिर आप फ्री स्टाइल स्विमिंग वगैरह का इस्तेमाल कर लोगे। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। सिखाते वक्त तो आप कुछ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पूल में खड़े हो जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती, ये गलत है। तो इसका भी जवाब जो है वो फॉल्स हो गया। थर्ड, बैक स्ट्रोक इन स्विमिंग स्टार्ट फ्रॉम द वाटर लेवल। ये बात सच है, वाटर लेवल जो है उसी से आपका बैक स्ट्रोक जो है वो लगाना शुरू करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग वंस टर्न द स्विमर इज अलाउड टू टच द फ्लोर। जब एक व्यक्ति जो है स्विम करके एक तरफ टर्न कर रहा है, एक सिरे तक वो तैर कर आया और वापस वो मुड़कर दूसरा अपना जिस सिरे से आया उसी तरफ लौट रहा है, तो जब वो टर्न कर रहा होता है तब उसे ये अलाउड है कि वो चाहे तो आपका जो स्विमिंग पूल का फ्लोर है उसको टच कर सकता है। हाँ, ये अलाउड है। आप खड़े हो सकते हो मगर आप वॉक नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। आप टर्न करते वक्त में टच भी कर सकते हो फ्लोर को, आप खड़े भी हो सकते हो उसके ऊपर, बट आप वॉक नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है ट्रू है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी, ड्यूरिंग वंस टर्न द स्विमर इज अलाउड टू टच द फ्लोर, ये बात सच है, मगर आप वॉक नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये अपने जो ट्रू एंड फॉल्स वगैरह हैं ये भी खत्म होते हैं। एंड इसी के साथ में अपना जो क्वेश्चन आंसर्स हैं स्विमिंग के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस वगैरह थे, ये क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह ये भी अपने सारे समाप्त होते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन है इसको अपन लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। हालांकि ख़त्म करने के पहले, समाप्त करने के पहले, आप लोगों से विदा लेने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मुहैया कराया जाता है, आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन उठेगा वो ये उठेगा, या फिर जो एक जेन्युइन सवाल उठेगा कि ये कंटेंट हम आखिर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि इस कंटेंट को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जाकर, सारी की सारी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पर मौजूद है और आप वहाँ पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और तीसरा तरीका जो शायद सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा वो यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर जो है आप ये सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहें तो आप इस कंटेंट को अपने मोबाइल फ़ोन पर चला लें, चाहें तो इसको आप अपने टैबलेट पर चला लें, चाहें तो आप इसको अपने पीसी पर चला लें। ये तीनों पर जो है चल जाएगा, तीनों पर जो है एक्सेसिबल है, एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इससे ज़्यादा इससे अपनी प्रिपरेशन को जो है इन्हांस करें। यहाँ पर आपको सीबीएसई किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम में सारा का सारा कंटेंट क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। हिंदी मीडियम में सारा का सारा कंटेंट आपको एक्सेसिबल है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मुहैया कराया जाता है। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया या कोई दूसरा आपका स्टेट बोर्ड हो गया, उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यहाँ पर आपको मिलता है।
बिसाइड दिस अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, आपका नीट का पेपर हो गया, इन सारे एग्जामिनेशन वगैरह में आप इन सारे एग्जामिनेशंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सब का दिलचस्पी रखते हैं तो इन सब का भी कंटेंट वगैरह जो है यहाँ पर अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कोर्स हो गए, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जैब हो गया, कैब हो गया, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं उसका भी कंटेंट वगैरह यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। तो इसको देखें, इसकी मदद से जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करें और अच्छे से अच्छा करते चले जाएं। अब ये हम समझते हैं इस बात को कि एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड फिर अपने को जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब रिवाइज करना है तो पूरा के पूरे वीडियोस फिर से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आपको ज़रूरत पड़ती है नोट्स की, जिसकी मदद से आप लोग अपने कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब ये नोट्स या तो आप हार्ड कॉपी में चाहेंगे या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में चाहेंगे, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, तो उसका भी ध्यान रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स आपके के लिए इन सारे नोट्स की बुक्स लेकर आता है। ये सारे के सारे नोट्स बुक्स के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। आपको इसकी हार्ड कॉपी की बुक्स भी मिलती हैं, आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी की ई बुक्स वगैरह भी मिलती हैं। इनके लिंक्स वगैरह भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इनके लिंक्स वगैरह भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो तो यहाँ से आप चाहें तो इनको जो है एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और शंका है, इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और इच्छा है, कोई बात है, कोई शिकायत है, कुछ नया कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, कोई नई डिमांड आप करना चाहते हैं, तो इसके या फिर आप सिंपली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं, तो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह की मदद से आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। आप यूट्यूब के हमारे जो वीडियोज़ हैं उसके नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप चाहें तो फेसबुक के हमारे पेज पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के पेज पर हमसे जाकर जुड़ सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं, और जो आपका टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो जो भी माध्यम, जो भी मोड आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। सो इसी नोट पे वुड बी कॉलिंग इट द डे। ये जो पूरा का पूरा मुहिम है, पूरा का पूरा वेंचर है, मैग्नेट ब्रेन्स ने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के हर बच्चे तक लेकर जाना चाहते हैं। इस मुहिम में आप भी जुड़ें, इसमें आप भी अपना जितना हो सके बेनिफिट तो उठाएं, बट साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं, दूसरे बच्चे हैं जो आपको लगता है जिनको मैग्नेट ब्रेन्स की ज़रूरत है बट वो उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की मुहिम का ये संदेश आप उन तक लेकर जाएँ। आप भी मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बने और इसके प्रचार प्रसार में अपनी तरफ से योगदान दें। दूसरों का भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, दूसरों को भी एम्पावर करें, खुद को भी जो है एम्पावर करें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं है, नॉलेज से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं है, नॉलेज से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एक व्यक्ति जो जानता है, एक व्यक्ति जो समझता है, एक व्यक्ति जो नॉलेज है, उससे ज़्यादा सशक्त व्यक्ति जो है कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो बड़ी अच्छी कहावत है चाइनीज़ में कि आप एक व्यक्ति को एक दिन के लिए मछली खिला दो, आप एक दिन उसका पेट भरोगे, मगर उसको मछली पकड़ना सिखा दो, उसका ज्ञान उसे दे दो, तो ज़िंदगी भर फिर वो भूखा नहीं रहेगा। नॉलेज के साथ में भी बस यही वाली बात है। तो जितना हो सके ज्ञान का संचय करते चलें, जितना हो सके उतना ज़्यादा बेहतर इंसान बनते चलें और तरक्की और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।